जी स्वागत है आपका। छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा इस देश में बहुत बड़ा हो गया। ऑपोजिशन को उसने एक नई ताकत दी और विपक्ष का मानना है कि बीते 12 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे बड़े बैकफुट पर है। क्या कहना चाहती हैं आप? प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो सीधा संवाद युवा पीढ़ी से ना करते। प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि युवा साथियों से सीधा ना मिलते। प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो आज राज्यसभा में वो बिल जो अभी विमर्श के लिए सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, वो बिल त्वरित रूप से प्रदर्शित ना होता। प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो जिस प्रकार की एक स्पेशल टीम बनाई गई है ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो एग्जामिनेशंस में, वो टीम त्वरित रूप से ना होती। लेकिन उस टीम में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे देश में विश्व स्तरीय बहुत सारे ऐसे पटल हैं जहां पर वो सम्मानित भी किए गए हैं। उस व्यक्ति की हकीकत और खासियत यह है कि एक तरफ वो टेक्नोलॉजी में माहिर है और दूसरी ओर यही व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ साल 2014 में चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो अगर प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो उस व्यक्ति को विमर्श के लिए उस टीम का हिस्सा ना बनाते जिस व्यक्ति ने स्वयं खुलकर उनका पॉलिटिकल विरोध किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 3 विशेषताएं अपनी दिखाई। एक, जहां लोग चाह रहे थे कि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री और युवा पीढ़ी के बीच में एक संवाद का ब्रेकडाउन हो, वहां प्रधानमंत्री ने संवाद का सेतु सुदृढ़ रखा। दूसरा, जहां युवा पीढ़ी चाह रही थी कि प्रधानमंत्री की उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं प्रधानमंत्री जी स्वयं सुने और उन अपेक्षाओं को पूरा करें, प्रधानमंत्री जी ने वो संवाद और उस संवाद के बाद जो समाधान की अपेक्षा थी वो भी युवा पीढ़ी को दी। और अमीश जी, विशेषता जो आज ताना बाना बुना जा रहा है आपके स्टूडियो में, वो शायद इस बात से आहत है कि ऐसा कैसे हो गया कि युवा पीढ़ी ने अपेक्षा जताई प्रधानमंत्री ने से और प्रधानमंत्री ने त्वरित रूप से एक समाधान भी दिया, युवा पीढ़ी से संवाद भी स्थापित किया। जी, लेकिन अब राहुल गांधी एक नए इशू को लेकर आए हैं और उनका बहुत गंभीर आरोप है कि छात्रों पर गोली चलाई गई। इसका ऑर्डर खुद गृह मंत्री ने दिया और उन्होंने तो और भी बातें बोली। उन्होंने बोला गृह मंत्री डर कर कांप रहे हैं, वो सदन में नहीं आ रहे। कांग्रेस ने आज भी बहुत कुछ बोला, खड़गे साहब ने भी बोला। क्या कहना चाहती हैं? मैं एक नागरिक होने के नाते इस बात की आपत्ति दर्ज करती हूं कि जिस प्रकार से खड़गे जी ने कहा कि हम होम मिनिस्टर को खींच कर लेकर आएंगे बाहर, मुझे लगता है कि एक तरफ से वो प्रिविलेज से प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि उन्होंने सदन में ये बात कही, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं घोर आपत्ति दर्ज करती हूं कि आपने देश के गृह मंत्री को सदन के पटल पर धमकाया और जिस अशोभनीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उनके लिए सदन में किया। निश्चित रूप से एक आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां पर प्रस्तुत किया गया होगा, लेकिन जनता को इस बात पर निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता अगर सदन में इस प्रकार से मर्यादा भंग करते हैं गृह मंत्री के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि इस कांग्रेस पार्टी के गुंडों को अगर सड़क पर खुली छूट मिली, उनके समर्थकों को, उनके नेताओं को सड़क पर खुली छूट मिली, तो वो किस प्रकार की अव्यवस्था इस देश में सृजित कर सकते हैं। लेकिन वो कहने कि स्टूडेंट खिलाफ खड़े हुए हैं, युवा पीढ़ी सरकार के खिलाफ आके खड़ी हो गई है, इसलिए सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा है। युवा पीढ़ी खड़ी हो गई है, सरकार प्रेशर में, इसलिए हाउस में भी नहीं आ रहे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। यानी प्रधानमंत्री मोदी का जितना मैंने इतिहास देखा है देश की संसद में, वो सदन की कार्रवाई के वक्त प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय में संसद में होते हैं। अगर वो देश के बाहर अथवा देश में ही किसी एक सामाजिक अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए उनको निवेदन करके बुलाया जाता है, ऐसी अवस्था में वो नहीं रहते, लेकिन सदन में निश्चित रूप से वो संसद के परिसर में निश्चित रूप से रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम शिक्षा मंत्री के उस बयान को अथवा उनके रेजिग्नेशन लेटर को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने भी कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई अव्यवस्था ना हो, छात्रों को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, कोई उससे और आहत ना हो, ये सारी बातें देख के धर्मेंद्र भाई ने अपना पत्र प्रस्तुत किया था देश के सम्मुख। लेकिन अमीश जी, जो लोग आज कसीदे पढ़ रहे हैं वो लोग जंतर मंतर कभी नहीं गए।
जंतर मंतर और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने एक विभाजित सोच राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की। जंतर मंतर को आपको इंडी अलायंस माइनस कांग्रेस दिखी और कांग्रेस ने अपना एक अलग से इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि इस छात्र आंदोलन में एक बिखरा हुआ विपक्ष दिखा। आप देखेंगे कि छात्रों में से किसी छात्र ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कोई भी अपेक्षा प्रस्तुत नहीं की। किसी पर भी राहुल गांधी, अब तो राहुल गांधी, पॉलिटिकल स्मृति जी, किसी भी पॉलिटिशियन से सिर्फ प्रधानमंत्री से अपेक्षा उन्होंने प्रस्तुत की और प्रधानमंत्री ने अपेक्षा अनुरूप अपने वादे के अनुरूप बिल प्रस्तुत किया। वो आज बिल राज्यसभा में है। लेकिन अब तो लेकिन राहुल गांधी कल लोकसभा में बोले और लोकसभा में उन्होंने बहुत सी बातें बोली गृह मंत्री के बारे में, सरकार के बारे में। वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो बोलेंगे ही, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला अंधभक्त और इडियट की एक कहानी सुनाई उन्होंने। आप उसको कैसे देखती हैं और उस पर आपका रिएक्शन क्या है? उन्होंने बोला अंधभक्त इज इक्वल टू इडियट, इडियट इज इक्वल टू अंधभक्त। I would not get into such a juvenile conversation. लेकिन 64 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तानियों ने साल 2024 में अपना वोट दिया जी। मैं ये नहीं कहती कि उन 64 करोड़ लोगों में से किसने किसको कितना वोट दिया, किस आइडियोलॉजी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, लेकिन इतना निश्चित रूप से कह सकती हूं कि 64 करोड़ हिंदुस्तानियों ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना विश्वास व्यक्त किया। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है कि देश के प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, एक राजनीतिक दल नहीं है, एक संस्थान है, एक आस्था है और आस्था का केंद्र बिंदु है। उन 64 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपनी क्या भावना व्यक्त की कि देश का लोकतंत्र चलेगा संविधान के अनुरूप, देश का लोकतंत्र चलेगा कानून की परिधि में। जो विपक्ष के नेता देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को अमर्यादित भाषा में संबोधित करते हैं, वो इस लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक ढांचे का, संविधान का और हर वोटर का अपमान करते हैं। क्योंकि अमित जी, वो लोग जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया वो भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो सम्मान के लायक है, गृह मंत्री का जो पद है वो सम्मान के लायक है। और मैं आपको एक हिंदुस्तानी होने के नाते निश्चित रूप से कहती हूं कि उन 64 करोड़ हिंदुस्तानी और जिन्होंने वोट नहीं किया वो हिंदुस्तानी भी कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि देश के जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल हैं, जिसने वर्दी पहनी है वो वर्दी किसी राजनीतिक दल का तमगा नहीं है, किसी राजनीतिक दल का प्रमाण नहीं है, वो देश की गरिमा का प्रमाण है। तो जिसने उस वर्दी पर हाथ लगाया उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, हर एक वोटर, हर एक नागरिक का अपमान किया है। ये स्पष्ट रूप से आज इसमें व्यतीत होता है कोई कि दोहराई नहीं है। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने ना कांग्रेस के नेतृत्व ने इस बात की भत्सना की कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिन्होंने यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है उनको बेरहमी से पीटा गया, किसी ने नहीं कहा। लेकिन देखिए कुछ फुटेज आए। राहुल गांधी भी एक व्यक्ति को लेकर आए, उन्होंने बोला इस पर पैलेट गन चली है। पैलेट गन का विषय फोर फ्रंट में आ गया है। पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? उन्होंने बोला अगर गृह मंत्री को पता नहीं था तो वो भी उनकी चूक है, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो वो भी उनकी चूक है। अभी तक गृह मंत्री बोले नहीं है हमेश जी। हाँ, पर नहीं, ये राहुल गांधी तो बहुत सारी चीजें गृह मंत्री की ओर से प्रिज्यूम कर लेना, पहले तो ये अपने आप में गलत होगा। और जितना देश ने जाना है अमित शाह जी को, वो जवाब देने में माहिर भी हैं, वो जवाब सही समय पर देंगे भी और संपूर्ण तथ्यों के साथ देंगे। क्या आपने जब से खड़गे जी ने इस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, शैली का इस्तेमाल किया, क्या आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ओर से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सुना कि मर्यादा के विरुद्ध था? ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। देखिए अमित जी, राजनीति में हम कई बार आवेश में कई बातें कहते हैं, तीखी बहस होती है, लेकिन कुछ और एलओपी का स्थान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उस पोस्ट का अगर सम्मान रखना था तो उन्हें निश्चित रूप से खड़गे जी से कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने वहां बैठकर तालियां पीटी, बेंच थपथपाया।
मैं एक विषय पर आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इस पर आप जरूर जवाब दें। क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बनी, एक इंस्टाग्राम पे पार्टी बनी और उसने युवाओं के पूरे युवाओं को एक तरह से एकत्रित कर लिया और फिर दबाव बना लिया? अब उनका मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उनके प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने बोला कि वो अनइन्फॉर्म्ड है और उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, जिसमें उन्होंने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया है वो हम निर्णय स्वीकार नहीं कर सकते। हाउ डू यू टेक इट? क्योंकि सीजेपी के सामने एक बार ही सरकार ने अपनी बात, सीजेपी ने सरकार से अपनी एक बार बात मनवा ली है, तो उनको लगता है प्रेशर वो दोबारा बना लेंगे। देखिए ऐसा है, आई एम समबडी हु बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ माय इंस्टीट्यूशंस। द सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन. The Supreme Court reflects on the constitutionality of all issues and the evidence presented before it and then opines. I don't opine on the Supreme Court. But as a citizen, I am duty bound to follow what the Supreme Court says, unless I want to challenge it. And then I shall petition it on the basis of evidence, on the basis of what article I felt or right I felt was breached. लेकिन अगर कोई अपने आप को इस बात के नजरिए से प्रस्तुत करता है कि वो एक राजनीतिक दल है जी, तो चाहे वो सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल हो या विपक्ष के राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दलों का एक स्वभाव होता है, वो एक कानून के ऊपर एक फ्रेमवर्क में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ताकि चाहे वो अमेंडमेंट के रूप में हो या बिल के रूप में हो, उसके ऊपर टिप्पणी हो, चर्चा हो, बहस हो। तो क्या आपने ऐसा कोई भी प्रस्ताव सार्वजनिक देखा है जिसमें लेजिस्लेटिवली क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो प्रस्ताव उनकी ओर से आया हो? नहीं, एक राजनीतिक दल बनना अपने आप में अमीश जी जी एक बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल आपकी बात है। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी जब आप बात बनाते हैं तो एक जिम्मेदारी भी होती है। व्हाट इज योर टेक ऑन सीजेपी? आपका कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या टेक है? क्योंकि पहले तो बीजेपी इसको सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन अब पोस्ट दिस, इस आंदोलन के बाद आपका क्या टेक है? 20 सेकंड 30 देखिए, मैंने अपने आई बिलीव कंप्लीटली दैट डिसेंट मेक्स एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मोर रोबस्ट। जी, लेकिन dissent is your right, abuse is not. abuse is not. Breaking the law and order structure of the country is not your right. नरेंद्र मोदी अगर डिसेंट का कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं करते तो आप उनको इंस्टाग्राम में इस प्रकार से संवाद करते नहीं दिखते। जी, तो मेरा यह मानना है, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का पूरा पालन कीजिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें। जी जी, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेलो कलीग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना रनौत, उन्होंने जेनजी को जनरेशन गटर कहा है और इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी है। कंगना कहती है कि इस जनरेशन के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं कभी भी व्यक्ति विशेष जो मेरी कुलीग हैं पार्टी की, उन पे टिप्पणी करने के बजाय मैं अपने लीडरशिप के आचरण का उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे नेतृत्व ने किसी भी जनरेशन को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, लेकिन अमीश जी, एक चीज हम सबको चिंता में अपनी लानी चाहिए कि जिन विपक्षी दलों ने देश को धर्म के नाम पे बांटा, जाति के नाम पे बांटा, अब वो उसे आयु के नाम पे बांटना चाहते हैं। बड़ी बात। मेरा यह मानना है, चाहे मेरे देश की महिला 18 साल की हो या उससे कम उम्र की बच्ची हो, या महिला 30 साल की हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा महिला के सम्मान की बात की है। जी जी जी। तो मेरा मानना है कि जो लोग देश को धर्म, जाति, आयु में बांटना चाहते हैं, वो 34 से ज्यादा करोड़ लोग जो बाहर निकले अपना वोट देने के लिए। और अमीश जी, सबसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल दुखाने वाली बात है, आज हमारे देश में कितने एक्स सर्विस पर्सनल हैं, कितने सर्विस पर्सनल हैं जी, उन्हें कैसा लगता होगा जो सरहद पर इस वक्त तैनात है, उसे कैसा लगता होगा जब देश की राजधानी में कोई भारतीय सेना के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे कैसा लगता होगा जिन लोगों ने तिरंगा उठाया वही फिर वर्दी पर हाथ मारते हैं, उसे कैसा लगता होगा जो लोग कहते हैं कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, वही कश्मीर को भारत से आजाद करने की बात करते हैं।
तो इसीलिए आप नागरिक के नाते चाहे किसी को भी जी, वोट जी। दें, ये आपका अधिकार है, लेकिन देश को तोड़ने का और देश के प्रधानमंत्री को मार डालने की दुहाई देने वाले का देश का कोई भी नागरिक सम्मान नहीं कर सकता। जी, थैंक यू स्मृति जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बार आप इस विषय पे बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच स्मृति ईरानी। धन्यवाद।